नमस्कार साथियों, मैं केशव गुप्ता, प्रवक्ता भगवती टीटी कॉलेज गंगापुर सिटी। दोस्तों, फिर एक बार हमें कोविड-19 महामारी का सामना करना पड़ रहा है और जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश आए हुए हैं कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको ऑफलाइन क्लासेस से वंचित रहना पड़ेगा। हम नियमित कक्षा महाविद्यालय में नहीं लगा सकते, इसलिए दोस्तों कॉलेज प्रशासन ने ये तय किया है कि आपको किसी भी प्रकार का अध्ययन से संबंधित हानि ना हो, नुकसान ना हो। इसलिए जो नियमित क्लासेज ऑफलाइन लगी हुई थी वो अब हम 30 अप्रैल तक नहीं दे सकते, तो उसी का हमने और प्रशासन ने ये तोड़ निकाला है कि आपको हम नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपके बीएड के सिलेबस को पूर्ण कराएं और जब तक राज्य सरकार के आदेश नहीं आते तब तक हम आपको प्रतिदिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अध्ययन कराएंगे दोस्तों। और इसी क्रम में आज मैं केशव गुप्ता आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है विकास। दोस्तों, आपके सिलेबस में है विकास, और चूँकि विकास साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, संपूर्ण साइकोलॉजी हमारी विकास पर डिपेंड है, इसलिए इस टॉपिक को आज मैं आपके सामने लाया हूँ और देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों विकास का अर्थ। विकास का अर्थ, विकास कहते किसे हैं? तो इसमें दो शब्द होते हैं दोस्तों विकास में, है ना। एक तो गुणात्मक प्लस मात्रात्मक बराबर विकास। समझा? गुणात्मक प्लस मात्रात्मक। गुणात्मक मीन्स अमूर्त, अमूर्त या इसी को कहते हैं हम सूक्ष्म, और मात्रात्मक क्या है? मूर्त। और मूर्त को कहते हैं दोस्तों स्थूल। समझे आप? इसमें क्या है कि विकास में दोनों तत्व उपस्थित रहते हैं। एक तो अमूर्त, अमूर्त मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे हमारा मानसिक विकास। हमारा मानसिक विकास होता रहता है लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, केवल इसका हम उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, या इसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। और जबकि दूसरा मूर्त, मूर्त मतलब जिसको हम देख सके, स्पर्श कर सके, छू सके, इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? मूर्त। जैसे हमारी शरीर की वृद्धि, है ना, हमारी शरीर की लंबाई, शरीर की चौड़ाई, वजन, तंत्र का तंत्र, दांतें, दांतों का बढ़ना, दांतों का आना, सब क्या है ये? इसको कहते हैं वृद्धि। तो वृद्धि हमेशा कैसी होती है? मूर्त। लेकिन जब विकास शब्द आ जाता है तो उसमें मूर्त और अमूर्त दोनों तत्व उपस्थित हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या कहें विकास के लिए? गुणात्मक और मात्रात्मक। मतलब अगर हम इसका अर्थ देखें तो ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप में साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है, उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। समझ गए विकास क्या है?
मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन ही विकास है। देखो दोस्तों, विकास में परिवर्तन तो होगा, है ना। अगर विकास हुआ है तो परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, ठीक है। ये तो आपका विकास का अर्थ है। और अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट तथ्य है विकास में, वो है विकास के नियम, है ना। और आज मैं इस टॉपिक को इसलिए लाया हूं कि आप विकास के नियमों को अच्छे से समझ लें, है ना। और दोस्तों, साथ में आपको ये बता रहा हूं कि यदि आप इस टॉपिक को सीरियसली लेंगे तो इस सब जगह आपको ये टॉपिक काम आएगा, ना केवल बीएड में, बल्कि जब आप कोई भी टीचर कंपटीशन देंगे, 3rd ग्रेड नीट देंगे, 2nd ग्रेड देंगे, 1st ग्रेड स्कूल लेक्चरर देंगे, यहाँ तक कि आजकल तो RAS में भी साइकोलॉजी को जोड़ रखा है। तो हर एग्जाम में, एजुकेशन शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, या RAS हो, कॉलेज लेक्चरर हो, नेट हो, सभी जगह पर इस टॉपिक को जोड़ा गया है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना, और हो सके तो आप इनके नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ, ठीक है। तो अब मैं लेते हैं अपन विकास के नियम। विकास के नियम, इसका मतलब समझा विकास के नियम क्या है। नियम कैसे कहते हैं? देखो, नियम कहते हैं किसी कोई निश्चित सिद्धांत, है ना, एक व्यवस्थित सिद्धांत। निश्चित सिद्धांत का मतलब क्या है कि जो एक निश्चित समय पर निश्चित नियमों के अनुसार आगे बढ़े, उसी को हम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं, है ना। निर्धारित, निश्चित नियम है, सिद्धांत क्या है हमारे, नियम कहते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इसके नियम क्या है ना। तो पहला नियम आप याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है विकास का, विकास पूर्वानुमेय होता है। विकास पूर्वानुमेय होता है। पूर्वानुमेय का मतलब क्या है? देखो, पूर्व में ही अनुमान लगा लेना, मतलब पहले से ही भविष्यवाणी कर देना, पूर्वानुमेय, है ना। इसी को अपन क्या कह सकते हैं? पूर्वानुमेय को विकास पूर्व कथनीय है। विकास पूर्व कथनीय है। पूर्व कथनीय का मतलब पहले से हम इसके बारे में कथन कर सकते हैं, पहले से इसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, पहले से इसके बारे में हम बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि भाई निश्चित है नियम। जब नियम का हमें पता है, जैसे मैं बता दूं कि 5 और 5 कितने होंगे? 10। तो नियम है, निश्चित है। तो भाई जब नियम है तो हम, कोई हमसे 2 दिन पहले पूछ ले कि भाई बताओ 5 और 5 कितने होते हैं, तो हम बता देंगे कि 5 और 5 तो 10 ही होंगे। तो हमने भविष्यवाणी कर दी ना, क्योंकि नियम है, तो इसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं रहता। तो पहला नियम क्या है दोस्तों? विकास पूर्वानुमेय होता है ना, मतलब विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके 2 उपनियम होते हैं। विकास के पूर्वानुमेय के 2 उपनियम है। पहला कौन सा है? विकास का शिरोपादीय। पहला उपनियम, उपनियम सिद्धांत कौन सा है? विकास का शिरोपादीय सिद्धांत। इसी को हम कहते हैं विकास सिर से पैर की ओर। निश्चित है ये, क्योंकि नियम है कि विकास कैसे चलता है? हमेशा सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, है ना। अब देखो इसमें कि जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो सबसे पहले इस नियम के अनुसार उसका कौन सा अंग विकसित होगा? सिर। सबसे पहले कौन सा होगा? सिर। और उसके बाद धड़, और धड़ के बाद पैर। क्लियर हुआ? सिर से पैर की ओर। जब बच्चा जन्म ले लेता है, मतलब वातावरण में आ जाता है, गर्भावस्था से बाहर आ जाता है,
तो भी उसका यही नियम चलता है, सिर से पैर की ओर। जब अब आप देखना अपने घरों में बच्चे हों तो, कि जब वो बच्चा हलचल करने लगता है शरीर में, तो सबसे पहले उसके सिर में हलचल होती है, फिर धड़ में हलचल होती है, और उसके बाद पैरों में हलचल होती है ना। जैसे इस क्रम को हम ऐसे लिख दें, सिर के बाद धड़, और धड़ के बाद पैर। ये नियम चलता है हमारे विकास का, चाहे वो गर्भावस्था में हो या जन्म के बाद हो, दोनों ही अवस्थाओं में सिर, धड़ और पैर, इस तरह चलता है हमारा विकास, मतलब ऊपर से नीचे। क्लियर हुआ? अब इसका हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि भाई बच्चा 6-7 महीने का हो गया गर्भावस्था में, अब बताओ इसका कौन सा अंग विकसित हुआ होगा? तो हम कह सकते हैं भाई सबसे पहले सिर हुआ होगा, और उसके बाद धड़, और उसके बाद पैर। तो निश्चित है, अब इसी का हमने भविष्यवाणी कर दी, क्या गलत किया? यह है पूर्वानुमेय का पहला उपनियम। दूसरा, इसी का दूसरा उपनियम क्या है? निकट दूर का सिद्धांत। निकट दूर का सिद्धांत है ना, और इसी को कहते हैं हम अंदर से बाहर की ओर। ये तो कैसे चला? सिर से पैर की ओर, और ये चलेगा अंदर से बाहर, और निकट दूर। अब निकट हमारे शरीर के सबसे कौन सा अंग है? छाती, धड़। तो सबसे पहले हमारा धड़ विकसित हुआ, और उसके बाद भुजा, और भुजा के बाद उंगलियां। तो ऐसे चल गया ये। पहले तो चला सिर से पैर, ऊपर से नीचे, और फिर चलेगा केंद्र से छोर। इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्र से छोर। अब केंद्र या अंदर है या निकट, एक ही बात है। केंद्र क्या है हमारा? छाती। तो सबसे पहले छाती, उसके बाद छाती में से भुजाएं, और भुजा के बाद कोहनी, कोहनी के बाद उंगलियां। तो कैसे चला ये? इस तरह चला। ठीक है ना? इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास एक तो स्वरूपाधि होता है, और दूसरा विकास केंद्र से छोर की ओर। ये दोनों मिलाकर के दोस्तों नियम बन गया आपका विकास पूर्वानुमेय होता है, पहला नियम। क्लियर हुआ? दूसरा, अच्छा ये इसमें होता, जैसे ये तो चला सिर, धड़ और पैर, और ये कैसे चलेगा? धड़, धड़ के बाद भुजा, और भुजा के बाद उंगलियां। हो गया? मतलब एक तो हो गया नियम आपका ऊपर से नीचे, सिर से पैर, और एक हो गया आपका केंद्र से छोर। हो गया ना दोनों? ऊपर से नीचे और केंद्र से छोर। ये पहला नियम। अब देखते हैं दूसरा नियम। विकास का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है दोस्तों, विकास वर्तुलाकार होता है। विकास वर्तुलाकार होता है ना? अब वर्तुलाकार किसे कहते हैं? अंग्रेजी देखो वर्तुलाकार की। वर्तुलाकार कहते हैं अपन स्पाइरल। क्या कहते हैं वर्तुलाकार को? स्पाइरल। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग की तरह, है ना? जैसे स्प्रिंग बनी होती है ना, स्प्रिंग, इस तरह से वर्तुलाकार होता है विकास, है ना? जैसे डायग्राम देखो इसका, वर्तुलाकार, स्पाइरल, इस तरह होता है विकास। इसको गौर से देखना, इसमें कई क्वेश्चन बने हैं आपके, है ना? वर्तुलाकार में ये स्प्रिंग जैसी बनी नहीं, स्पाइरल बाइंडिंग करवाते रजिस्टर में अपन, स्प्रिंग होती है गोल गोल, है ना, लहरे वाली, वो स्प्रिंग है। वर्तुलाकार होता है ये वर्तुलाकार। कैसे? अब देखो,
विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, है ना। अब शैशवावस्था के 2 भाग होते हैं, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो यहाँ पर मैंने 6 अवस्था दिखाई है वर्तुलाकार में। ये तो हो गई पूर्व शैशवावस्था। और फिर जो ये गांठ लगी हुई है ये क्या है? उत्तर शैशवावस्था। फिर ये पूर्व बाल्यावस्था, ये गांठ लग गई उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। फिर ये पूर्व किशोरावस्था और ये गांठ लग गई उत्तर किशोरावस्था, ठीक है। आयु देखो, पूर्व शैशवावस्था की आयु जन्म से 3 वर्ष, इस उत्तर शैशवावस्था की 3 से 6 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था की 6 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था की 9 से 12 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था की 12 से 15 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था की 15 से 19 वर्ष। ये 1-2 वर्ष का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, अंतर आ जाए तो। जैसे यहाँ 12 ये कर सकते हो, 9 से 12-13 वर्ष, 13 से 16 वर्ष और 16 से 19 वर्ष। मतलब ये है कि हमारी किशोरावस्था 19-20 वर्ष में आकर पूर्ण हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें तो वर्तुलाकार चला। अब इसमें आपने गौर से देखो इस डायग्राम को, तो यहाँ पर 3 स्थितियां, 1, 2 और 3, तीनों में सबसे ज्यादा ऊंचाई किसमें है? पूर्व शैशवावस्था, और उससे कम पूर्व बाल्यावस्था में, और उससे कम पूर्व किशोरावस्था में। इसका मतलब आपसे पूछा जाता है कि विकास की गति सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में होती है? तो अब यहां से क्लियर कर लो, विकास की गति तीव्रतम होती है पूर्व शैशवावस्था, ठीक है। उससे कम गति पूर्व बाल्यावस्था में, और सबसे कम गति, न्यूनतम गति पूर्व किशोरावस्था में, ठीक है। फिर ये गांठ क्यों लगी हुई है? यहां पर पूर्व शैशवावस्था, विकास निरंतर चल रहा है, और इस गांठ का मतलब है कि विकास रुक गया, विकास की गति बहुत ही कम हो गई। क्यों हो गई? फिर देखो, फिर पूर्व बाल्यावस्था आई, फिर विकास चालू हो गया, लेकिन इसकी गति पूर्व बाल्यावस्था की गति इससे कम है। फिर गांठ लगी उत्तर बाल्यावस्था में, मतलब फिर विकास की न्यूनतम गति हो गई, और दोबारा से विकास फिर चालू हुआ पूर्व किशोरावस्था में, फिर गति पकड़ा, लेकिन इसकी गति इससे भी कम और इससे भी कम दिख रहा है आपको, तीव्रतम इससे कम और न्यूनतम। तो यहाँ पर गति तो पकड़ी पूर्व बाल्य किशोरावस्था में, लेकिन इनसे कम थी। और दोस्तों, जब उत्तर किशोरावस्था आई, इस जगह पर मैंने देखो गौर से विकास रोक दिया, मतलब अब विकास की गति बिल्कुल रुक गई, विकास हमारा पूर्ण हो गया इस उत्तर किशोरावस्था में आकर। इसको कहते हैं हम विकास की परिपक्वता। कौन सी अवस्था है? उत्तर किशोरावस्था। मतलब परिपक्वता का मतलब होता है दोस्तों पूर्णता, है ना। परिपक्वता कहते हैं ऐसी अंतिम स्थिति जिसके बाद उस स्थिति में और कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं हम? परिपक्वता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर किशोरावस्था में विकास को परिपक्वता प्राप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब अपन वापस आते हैं विकास के अर्थ पर। मैंने जब विकास का अर्थ समझाया तो उसमें 2 बातें बताई आपको, गुणात्मक प्लस
मात्रात्मक। अब मात्रात्मक तो क्या है? शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास को कहते हैं वृद्धि। क्या कहते हैं? वृद्धि, ग्रोथ। और ये गुणात्मक क्या है? सभी प्रकार का विकास, जो कैसा होता है? अमूल। और शॉर्ट रूप में तो कहे तो क्या करेंगे इसको? मानसिक विकास। दो विकास, विकास शब्द में दोनों विकास आ जाते हैं। शारीरिक विकास जो मात्रात्मक होता है, और मानसिक विकास जो गुणात्मक होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप कि ये जो परिपक्वता मिली अपन को उत्तर किशोरावस्था में, कौन से विकास को मिली? शारीरिक विकास को मिली, वृद्धि को मिली। समझे क्या कहा इसने? कि उत्तर किशोरावस्था में हमारी वृद्धि परिपक्व हो जाती है, या उत्तर किशोरावस्था के बाद हमारे शारीरिक वृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। ना हमारी लंबाई बढ़ती है, ना हमारी ऊंचाई बढ़ती है, ना हमारे हाथ पैर बढ़ते हैं, ना हमारी उंगलियां बढ़ती है, कुछ नहीं बढ़ता। इसको कहते हैं अपन शारीरिक वृद्धि। तो शारीरिक वृद्धि को परिपक्वता कब मिलती है दोस्तों? उत्तर किशोरावस्था। ठीक है। लेकिन अब मानसिक विकास का क्या होगा? क्योंकि विकास में दोनों शब्द है, शारीरिक और मानसिक। अब शारीरिक विकास को तो यहाँ परिपक्वता मिल गई, अब मानसिक विकास का क्या होगा? तो दोस्तों अगला नियम आएगा आपका तीसरा। ये दूसरा चल रहा है ना, विकास वर्तुलाकार होता है। तीसरा नियम आएगा कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो दोस्तों मानसिक विकास होता है वो हमारा कहाँ तक चलता रहता है? मृत्यु तक, है ना? मतलब हमारा बौद्धिक विकास मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है ना? तो इसका मतलब अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, इस स्पाइरल को। ये जो आगे बढ़ रहा है, ये कौन सा विकास है दोस्तों? मानसिक विकास। अब समझा कि शारीरिक विकास को तो परिपक्वता मिल गई किशोरावस्था में, और मानसिक विकास हमारा मृत्यु तक अनवरत चलता रहता है। कहाँ तक चलता रहता है? मृत्यु। ये होता है दोस्तों आपका विकास का दूसरा नियम, है ना? समझ गए आप? इसको अच्छे से समझ लेना, और कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे आप इससे संबंधित कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं, जिसका उत्तर मैं आपको दूंगा। चले तो अब आगे देखते हैं अपन विकास का तीसरा नियम। ये दो नियम समझ में आ गए आपके सभी, है ना? अब तीसरा नियम, तीसरा नियम अभी मैंने बोला था आपको दोस्तों। तीसरा नियम क्या बताया मैंने आपको? विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये? जन्म से मृत्यु तक, है ना? अब यहां मैंने अभी आपको वर्तुलाकार नियम में बताया था कि मृत्यु तक तो चलता है, लेकिन कौन सा विकास चलता है? मानसिक विकास। ये मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक कौन सा विकास चलेगा दोस्तों? मानसिक, या इसी को कहते हैं हम बौद्धिक विकास। ठीक है। मतलब शारीरिक विकास नहीं चलेगा। शारीरिक विकास तो हमारा परिपक्व हो गया किशोरावस्था में। अब आगे जो चल रहा है मृत्यु तक, कौन सा चल रहा है? वो मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास। ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर क्या बुद्धि भी मृत्यु तक बढ़ती रहती है? तो वो भी गलत है। बुद्धि तो मृत्यु तक नहीं बढ़ती। बुद्धि भी हमारी किशोरावस्था में आकर के रुक जाती है। किशोरावस्था में आकर के बुद्धि भी परिपक्व हो जाती है,
तो इसका मतलब फिर मृत्यु तक कौन सा विकास चला? सारे विकास किशोरावस्था में रुक गए और बुद्धि भी किशोरावस्था में परिपक्व हो गई, तो फिर मृत्यु तक क्या चला ये? तो दोस्तों अब मैं जब कभी आपको थोड़ा सा समझाता चलूंगा, और जब मैं आपको बुद्धि पढ़ाऊंगा टॉपिक, उसमें ये बात और क्लियर करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दोस्तों बुद्धि दो प्रकार की होती है। एक होती है वंशानुगत बुद्धि, ठीक है, और दूसरी होती है वातावरणीय बुद्धि। वातावरणीय बुद्धि है ना। वंशानुगत बुद्धि का मतलब जो जन्म से मिलती है ना, वंशक्रम से मिलती है, हेरेडिटी से। और एक होती है वातावरण से, या इसको हम कह सकते हैं अर्जित। क्या कह सकते? अर्जित। और अर्जित होते हैं दोस्तों हमारे अनुभव। क्या कहते हैं? अनुभव। अब आप देखो कि अनुभव कभी घटते हैं क्या? हमारी आयु जैसे जैसे बढ़ती है हमारे अनुभव भी बढ़ते हैं। उस अनुभव को क्या नाम दिया है? वातावरणीय बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि, या अनुभवजन्य विकास, या वातावरणीय विकास, या अर्जित विकास। जैसे बुद्धि में आप पढ़ना है इनको, थोड़ा सा और सुन लो। जैसे कि आप अभी आज से पहले ये मान ले आप कि मैंने जब अब विकास पढ़ा रहा हूं, तुम आज से पहले आपने विकास कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, और ना ये सारी चीजें सुनी पढ़ी। इसका मतलब, और आज आपने पढ़ा, इसका मतलब आज इस वीडियो को देखने से, मेरे केशव गुप्ता के वीडियो को देखने से आपको एक नया अनुभव मिला, तो विकास हुआ कि नहीं आपका? और यदि मैं कल बुद्धि पढ़ाऊं और बुद्धि को आपने पहले नहीं कभी पढ़ा, तो बुद्धि पढ़ना भी एक नया अनुभव आपके लिए मिल गया, तो आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हर जो चीज हमें नई मिल रही है वो हमारा विकास है। अब ये नई चीज मिलती कहां से? वंशानुक्रम से तो नहीं मिलती। वंशानुक्रम से तो केवल हमें बुद्धि, एक प्रकार की बुद्धि मिली जिसको हमने वंशानुगत नाम दे दिया। और बाकी की जो सारी चीजें मिलती है, सीखना जिसे कहते हैं, अधगम जिसे कहते हैं। देखो, सीखना, अधगम, प्रशिक्षण, प्रयास, अभ्यास, अनुभव, सब क्या है? ये हमारे वातावरणीय अनुभव है, जो हम जन्म के बाद वातावरण से प्राप्त करते हैं, या पर्यावरण से, या इस दुनियादारी से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो अब समझ में आ गया दोस्तों कि विकास हमेशा कैसे चलता है? मृत्यु तक चलता है। कौन सा विकास चलेगा? लेकिन अनुभवजन्य विकास। और वंशानुगत जो बुद्धि है, विकास है, वो तो हमारा कहाँ रुक जाता है? वहाँ किशोरावस्था के अंत में, जिसको अपन कहते हैं उत्तर किशोरावस्था। और अनुभवजन्य विकास हमेशा मृत्यु तक चलता रहता है। और कहाँ से प्रारंभ हुआ अनुभवजन्य विकास? जन्म से। कोई अनुभव वातावरण से मिल रहे हैं, और वातावरण बालक को कब से मिलता है? जब वो गर्भावस्था से बाहर आ जाता है, वह जन्म ले लेता है। ये दुनियादारी हमारा वातावरण है। तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली अनवरत प्रक्रिया विकास है। ये बात कौन से विकास के लिए मानी गई है? वातावरणीय बुद्धि, वातावरणीय विकास। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा नियम। और चौथा नियम देखते हैं जो इसी से जुड़ा हुआ है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है, नंबर 4। चौथा नियम है विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। समान प्रभाव पड़ता है। ये यूं लिख दे, दोनों में गुणात्मक संबंध है ना? गुणात्मक संबंध।
गुणात्मक संबंध है। अच्छा, तो अगला नियम क्या था? विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। समझ गए आप? ये अभी बताया था मैंने कि विकास, देखो गर्भावस्था में विकास होता है ना? गर्भावस्था में कौन सा विकास होता है? शारीरिक, ठीक है। और फिर जन्म के बाद मतलब वातावरण में भी विकास होता है। ये कौन सा विकास होता है? मानसिक, है ना? हालांकि मानसिक विकास ही गर्भावस्था से प्रारंभ हो गया, लेकिन यहां बात चल रही है प्रभाव की, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि शारीरिक विकास पर तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है गर्भावस्था का, वंशानुक्रम का, और मानसिक विकास को ज्यादा प्रभावित करता है वातावरण। और इसमें भी एक चीज ध्यान रखो कि 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक तो ज्यादा प्रभाव होता है हमारे विकास पर वंशानुक्रम का। कौन सी आयु तक? 16 वर्ष की आयु तक। 16 वर्ष की आयु तक तो वंशानुक्रम ज्यादा प्रभावित करता है, और 16 वर्ष के बाद ज्यादा प्रभावित करता है वातावरण, है ना? 16 वर्ष तक वंशानुक्रम और 16 वर्ष के बाद वातावरण ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए अब प्रभाव वंशानुक्रम का भी पड़ा और प्रभाव वातावरण का भी पड़ा, तो और दोनों, इसीलिए क्या लिखा है? दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। और समान प्रभाव को हमेशा किस रूप में लिखते हैं हम? गुणात्मक रूप में। इसलिए हम यूं लिख सकते हैं इसको, वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण इज इक्वल टू विकास। वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण इज इक्वल टू विकास। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आपके विकास के मैंने नियम महत्वपूर्ण बताए हैं। बाकी के नियम मैं अगले वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू आपके लिए।